आराध्य चरणों में वंदन। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के द्वारा प्रारंभ इस श्रृंखला सफलता के सूत्रधार में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का सादर जय जिनेंद्र। यह श्रृंखला लोगों में एक उत्साह का कारण बनती जा रही है, ये रोचक बनती जा रही है। और रोचक बने भी नहीं क्यों? क्योंकि हम उन चिर परिचित लोगों से आपका परिचय करवा रहे हैं जो कि आज से कुछ वर्षों पूर्व, यदि मैं ये कहूं, जब उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी तब वो भी अपरिचित थे। लेकिन इस अपरिचित से परिचय की जो यात्रा उन्होंने तय की है, उस यात्रा में जो उन्होंने मेहनत की है, उस यात्रा में जो उन्होंने संघर्ष किए हैं और उस यात्रा में जो उन्होंने सफलताएं हासिल की है, उसके कारण आज आपसे वो समाज में सबसे चिर परिचित हैं और वो एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वो कैसे सफल बने, उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा, उनके जीवन के वो क्या सूत्र थे जिसने उन्हें सफल बनाया, ये हम इन चिर परिचित शख्सियतों से जान रहे हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो सूत्र हैं वो आपको भी दिशा निर्देश दें, आपका भी मार्गदर्शन करें और आप भी हम सब एक दिन सफल बन सकें। इस श्रृंखला में आज हम इंटरव्यू करेंगे श्रीमान संजय जी सुराणा, जो कि सुराणा ग्रुप के चेयरमैन हैं, सूरत के निवासी हैं और राजस्थान में राजगढ़ से हैं। उन्होंने अपने जीवन में, मैं यदि यूं कहूं कि सूरत में ही नहीं अपितु पूरे देश में रियल एस्टेट में अपना नाम किया है और उसके साथ साथ आपको आपके व्यक्तित्व के कारण, आपके कृतित्व के कारण पूरे समाज में जाना जाता है। मैं अनुरोध करूंगा तेरापंथ नेटवर्क की को कन्वीनर श्रीमती कविता जी भंसाली से कि वो आपका परिचय सबको अवगत करवाएं। श्रीमती कविता जी। थैंक यू। परम पावन आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में भक्ति भरा वंदन। संस्था शिरोमणि श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा मंत्री महोदय सफलता के सूत्रधार कार्यक्रम के आज के हमारे गेस्ट श्री संजय बाबूलाल जी सुराणा, होस्ट श्री विनोद जी बैर, तेरापंथ नेटवर्क के संयोजक श्री विकास जी पुगलिया और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं हम सभी की कुशलता की मंगल कामना करती हूँ। हमारे कल के हाउसफुल एपिसोड में हमने आपको न केवल तेरापंथ समाज में अपनी छाप छोड़े हुए बल्कि देश विदेश के अन्य समाजों और संप्रदायों में भी अपनी सेवाओं से जाने वाले संघ सेवी श्री कमल कुमार जी दुगर से मिलवाए। जाने पूज्य गुरुवर, माता पिता के प्रति भक्ति और आदर के भाव, हर चीज से बड़ी इज्जत होती है कि जन्म परिवार के साथ सहयोग और समर्पण की भावना ने किस तरह आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाया और सबके लिए सफलता का सूत्रधार बनाया। आज तेरापंथ नेटवर्क की टीम फिर हाजिर है, हम सभी की मां की तरह देखभाल करने वाली मातृ संस्था शिरोमणि श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में सफलता के सूत्रधार की अगली कड़ी लेकर, जिसमें हम आपसे मिलवाएंगे हमारे तेरापंथ समाज की एक और जानी मानी हस्ती श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के न्यासी और सुराणा ग्रुप के चेयरमैन श्री संजय जी सुराणा से। श्री संजय जी सुराणा मधुर व्यवहार के धनी हैं और इन्होंने व्यवसाय तब शुरू कर दिया था जब आज के समय में उम्र के उस पड़ाव को बचपना ही माना जाता है। मैं तेरापंथ नेटवर्क टीम की तरफ से श्री संजय जी सुराणा का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपनी सफलता के सूत्र शेयर करने के हमारे निवेदन को एक तरह से अपना समाज के प्रति दायित्व मानकर बहुत ही जल्दी, मतलब त्वरित और सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। साथ ही बहुत बहुत आभार हमारे समाज के उम्दा शख्सियत श्री विनोद जी बैर का। आप होस्ट के रूप में जिस तरह से इस कार्यक्रम का दायित्व हर एपिसोड में निभा रहे हैं, वो सचमुच हमारी पूरी तेरापंथ नेटवर्क टीम को अभिभूत कर देने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान के एक छोटे से गांव राजोदेसर में जन्मे राजगढ़ के मूल निवासी संजय जी सुराणा के जीवन का प्रारंभिक सफर कोलकाता से शुरू हुआ
एक नई सोच और कुछ नया करने का सपना लेकर आपने द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से डायमंड सिटी सूरत की ओर रुख किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अपना व्यवसाय शुरू किया। सफर जब चला तो रास्ते भी खुलते गए। आपने जेके टावर के कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा। आप आज सुराणा ग्रुप सूरत के सैकड़ों बड़े कॉर्पोरेट्स, रिटेलर्स और फास्ट फूड चेन वाले पायनियर, ऑफिस बिल्डिंग डेवलप करने वाला पहला बिल्डर, कमर्शियल स्पेसेस का सबसे बड़ा डेवलपर है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस के साथ साथ आपने अपने 125 साल पुराने पारिवारिक व्यवसाय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी कई विविधताएं जैसे टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन आदि लाई। आज आपके कई फेमस ब्रांड्स हैं। व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आप अग्रणी रूप से सक्रिय रहे हैं। तेरापंथ समाज का व्हाइट हाउस कहलाने वाला तेरापंथ भवन सिटी लाइट सूरत का निर्माण आपने अपने पूज्य पिताश्री बाबूलाल जी सुराणा के साथ मिलकर करवाया। मात्र 38 वर्ष की उम्र में आपने तेरापंथ भवन सिटी लाइट के ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी का दायित्व पहली बार और एक और कार्यकाल का बखूबी निर्वहन किया। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के ट्रस्टी के रूप में भी आपका यह दूसरा कार्यकाल है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन श्री संजय जी सुराणा ने 5वीं तक की पढ़ाई घर पर ही की थी, यानी क्लास 6 से आपने स्कूल जाना शुरू किया, जबकि आज हम देखते हैं कि 1.5-2 साल के बच्चों पे ये बोझ डाल दिया जाता है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई स्कूल की और स्कूल और कॉलेज में आप हमेशा अव्वल रहे। दोस्तों और परिवार में सबके चहेते और सबके केयर करने वाले श्री संजय जी सुराणा को समय का एक पल भी गंवाना बिल्कुल गवारा नहीं। यह मैंने भी कई मीटिंग्स के दौरान नोटिस किया है। आप अपनी बात एक मधुर मुस्कान के साथ बहुत ही शॉर्ट में लेकिन सटीक तरीके से रखते हैं। ये था एक सहजता, सरलता और मृदुता के गुण लिए सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट यानी अपने आत्मविश्वास से सफलता के नित नए शिखर छूने वाली शख्सियत श्री संजय जी सुराणा का एक छोटा सा परिचय। हम उन्हें पूरी तरह से जानेंगे। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा 2 बार महामंत्री व धर्म संघ के विभिन्न पदों का दायित्व सफलतम निर्वहन कर चुके श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के संरक्षक और वेब वेंचर्स लिमिटेड के चेयरमैन श्री विनोद जी बैग की चिर परिचित विशिष्ट शैली में उनसे बातचीत की। तो आइए रुक करते हैं एक इंस्पायरिंग सिलसिले का। मेरा विनम्र निवेदन श्री विनोद जी बैग से। धन्यवाद कविता जी, आपने भाई श्री संजय जी का परिचय दिया कि किस प्रकार उन्होंने 18 वर्ष की अल्पायु में अपने पूज्य पिताजी के साथ मिलकर के अपने जीवन की व्यावसायिक यात्रा प्रारंभ की और एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक नए शहर में जाकर के जिस प्रकार से अपने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और आज उसी शहर में यदि मैं बात करूं तो कॉमर्शियल स्पेस में आप नंबर 1 बिल्डर हैं। बंधुओं, क्वांटिटी में नंबर 1 होना कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मैं स्वयं जब सूरत गया और जब मैंने इनके बनाए हुए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस को देखा और उसके साथ साथ जब लोगों से बात होती है तो संजय जी क्वांटिटी में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी सूरत में नंबर 1 है और क्वालिटी के साथ साथ ये नंबर 1 है अपने कमिटमेंट में और अपनी बात रखने में। आज सूरत जैसे शहर में आज से 30 वर्ष पूर्व ये सोचना कि क्या यहाँ कोई बड़े रिटेलर आ पाएंगे, क्या यहाँ पर कोई फूड चेन आ पाएगी, ये भी एक विपरीत चिंतन था। हमने देखा है सफल होने वाले व्यक्तियों को, हमने पिछले 4 दिनों में 3 दिन में भाई श्री सुरेंद्र जी चौड़िया, श्रीमान राजेंद्र जी बर्डिया, भाई श्री कमल जी दुगड़, तीनों से सुना है कि जो व्यक्ति सफलता के बारे में सोचता है वो व्यक्ति कुछ विपरीत सोचता है, वो भविष्य की सोचता है और भविष्य की सोचने के साथ वो अपने सुदृढ़ इरादों के साथ जो सोचता है उस काम को पूरा करता है और उसी के एक उदाहरण है भाई श्री संजय जी सुराणा। आज से
लगभग 30 वर्ष पूर्व जब उन्होंने वस्त्र व्यवसाय, जो कि इनका पैतृक व्यवसाय था, 125 वर्ष पुराना व्यवसाय था, अपने पिताजी के साथ उस काम में वो कलकत्ता में कार्यरत थे। 1988 में आप जब सूरत पहुंचे और 90 में जब इन्होंने छोटी सी आयु में कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ किया, तो एक छोटी बिल्डिंग के साथ प्रारंभ करके आज ये लगभग 60 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन सूरत में कर चुके हैं। और सूरत ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न शहरों में आपके कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। और एक बात आप किसी से पूछ लें, आपको पता चलेगी कि भाई श्री संजय जी ने कह दिया कि ये बिल्डिंग इस दिनांक को कंप्लीट हो जाएगी। समयबद्ध रूप से आप अपने कंस्ट्रक्शन के सारे स्थानों को डिलीवर करते हैं और उसी के कारण इनकी जो साख बाजार में है वो इट इज ए परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द ट्रस्ट व्हाट ही हैज डेवलप्ड इन हिज कस्टमर्स। बाकी तो हम इनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन यदि मैं एक लाइन में इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहूं तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई श्री संजय जी एक सर्वप्रिय व्यक्तित्व हैं। ये हर व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। इनकी मधुर मुस्कान, इनकी हम्बलनेस, इनकी ऊंची सोच और जो कार्य ये कह देते हैं उसको पूरा करने की जो इनकी क्षमता है, उसके कारण इन्होंने हर व्यक्ति के दिल में अपना स्थान बनाया है। और अभी कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि मैं दिल से जुड़ता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपकी बातों से हमारे जो लोग लगभग हाउसफुल होने वाला है। 495 दर्शक ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और मुझे लग रहा है उससे पहले कि मैं आपको इनवाइट करूं, मैं 1-2 मिनट इसलिए भी वैसे ले रहा हूं कि पूरे 500 लोग आ जाएं और फिर आपकी बात सबको सुनने को मिल सके। वो वेटिंग में अध्यक्ष महोदय भी पधारते हैं। वेटिंग में यदि अध्यक्ष महोदय हैं तो किसी को निवेदन करें। नहीं है, काफी लोग वेटिंग में है। 500 हो चुका है, 500 पूरा हो गया है। हाँ, अध्यक्ष तो अब मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। संजय जी, आपने 1988 में 18 वर्ष की उम्र में कलकत्ता से सूरत आपने चयन किया। आप एक नए शहर में गए। ठीक है, आपका सूरत में व्यवसाय था इसलिए शायद आप सूरत गए, लेकिन सूरत में आपका कपड़े का व्यवसाय था और वहां से आपने रियल एस्टेट के व्यवसाय में भी कदम रखा और उसके साथ साथ आपने अपने कपड़े के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया। तो कैसी रही आपकी ये जीवन यात्रा, ये जो व्यवसायिक यात्रा आपकी लगभग ऐसा यदि मैं कहूं कि 30 वर्षों की जो आपकी ये बिजनेस जर्नी है, आपकी जो ये व्यवसायिक यात्रा है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बताइए। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। भाई विनोद जी, कविता जी और वेबिनार से मिले सभी सभी महानुभावों को जय जिनेंद्र। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले, जैसे आपसे बात हुई थी, मेरे अपने माताजी और पिताजी से 1 मिनट आपको हम चाहेंगे कि जो आपकी सफलता के प्रेरणा सूत्र हैं और जिनके कारण आज हम आपसे सुन रहे हैं, श्रीमान बाबूलाल जी साहब सुराणा उपस्थित हैं। हम सबको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और बंधुओं बहनों, जो सूरत में आपने भव्य सिटी लाइट तेरापंथ भवन देखा है और जहां पर परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी का चातुर्मास हुआ था, उस भवन के निर्माण में विशेष योगदान रहा श्रीमान बाबूलाल जी सुराणा साहब का। संजय जी तो उस समय बच्चे थे, आप इनका सहयोग करते थे, लेकिन बाबूलाल जी साहब ने छुट्टी ली अपने पूरे व्यापार से कि संजय मुझे तुम फ्री कर दो, मुझे इस काम को करना है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का हम स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हम सबको आशीर्वाद दें। माता जी भी हैं, संजय जी की पत्नी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैंने आपकी वो ऑडियो देखी थी और जो स्नेह और जो बात आपने कही वो अभिभूत करने वाली थी। हम आपका भी स्वागत करते हैं। पुत्र विशाल यहाँ पर उपस्थित है, तुम भी अपने पिताजी को 1 साल की छुट्टी देना। मेरी वाइफ सुनीता जी यहाँ पर उपस्थित है और तुम भी, जैसे तुम्हारे पिताजी ने 1 साल की छुट्टी दी थी श्रीमान बाबूलाल जी को जब परम श्रद्धेय आचार्य प्रवृत्ति चतुर्मास हुआ था, तो धर्म संघ के प्रति ये जो भावना है ये कूट कूट के पूरे परिवार में भरी हुई है और निरंतर आगे भी ये संस्कार रहेंगे। बाबूलाल साहब के संस्कार हैं, संजय जी ने संस्कार दिए, मुझे निश्चित पता है कि आप धर्म संघ की सेवा में जुड़े रहेंगे। मैं माता जी को, पिताजी को, सबको प्रणाम करता हूँ और भाभी जी को शुभकामना देता हूँ कि आपका वो भाग्य है कि आपको ऐसे जीवन साथी मिले। और विशाल, तुम्हारे तो इंस्पिरेशन है। हाँ, तो अब संजय जी हम बात को प्रारंभ करें। आप प्लीज अपनी बात कहें, अपनी व्यवसायिक जीवन यात्रा के बारे में बताएं। मेरा 1986 में बिजनेस में मैं आया। मेरा सफर कलकत्ता से शुरू हुआ। वहां पर मैं पैतृक जो हमारा बिजनेस था टेक्सटाइल का, वहां से मेरा शुरुआत हुआ और
89 में मैं सूरत शिफ्ट हुआ और हमने यहाँ शिफ्ट होते ही टेक्सटाइल के साथ में कंस्ट्रक्शन के व्यापार में भी हम जुड़ गए। आते ही 1 महीने के अंदर हम कंस्ट्रक्शन के व्यापार में जुड़ गए थे और दोनों व्यापार हमारे पैरेलल चल रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पर जब सूरत आए तो हमने देखा यहाँ पर कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो क्यों नहीं, हमने सोचा कि कलकत्ता जो हम रहते थे, हम केमिक स्ट्रीट के आसपास के एरिया में रहते थे, वुडवन रोड में, तो वहां पर हमने काफी ऑफिस कॉम्प्लेक्स देखे और सूरत में कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, लोग यहाँ पर घरों में बैठकर या टेक्सटाइल मार्केट की दुकानों से ऑफिस का काम करते हैं, तो हमारे ऑफिस बिल्डिंग बनाने का विचार आया और हमने अपनी शुरुआत ऑफिस बिल्डिंग से की और आज भी हमारी पूरी पकड़ ऑफिस बिल्डिंग पर ही है। हमने पूरा कंसंट्रेट ऑफिस बिल्डिंग पर ही रखा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी काम किया जाए पूर्ण रूप से किया जाए तो ही उसका आनंद है। तो हमने एक ही चीज पकड़ के रखा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद में हम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, हमारी शुरुआत हुई, पहला प्रोजेक्ट हमारा जेके टावर था, उसके बाद में हमारे राजहंस, जीवनदीप, किरण चैम्बर, काफी प्रोजेक्ट हमारे उस श्रृंखला में आए और आज कम से कम 25 प्रोजेक्ट से ज्यादा हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो सूरत के लिए लैंडमार्क हैं यहाँ पर हैं। साथ साथ में हमारा कपड़े का भी व्यवसाय चल रहा था। 1989 में जब यहाँ पर आए तो हम लोग पहले शर्टिंग का बिजनेस करते थे, तो मैंने आते ही यहाँ पर देखा कि शर्टिंग में एक स्कोप लिमिटेड है, तो ज्यादा टर्नओवर कहाँ हो सकता है, तो हमने ड्रेस मटेरियल के बिजनेस में चेंज किया। ड्रेस मटेरियल का बिजनेस चेंज करते ही पहले वर्ष में हमारा टर्नओवर है वो 5 गुना हो गया और पैरेलल हमने ऑफिस बिल्डिंग और टेक्सटाइल दोनों चालू रखा। लेकिन चूंकि बाद में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बढ़ा ज्यादा और फिर हमने धीरे धीरे ये सोचा कि जब तक काम तब तक ही किया जाए जब तक वो चरम पर रहे, उसमें पूरी जवानी रहे। तो जब मैं वहां पर नहीं बैठूंगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बैठूंगा, तो ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अपने खुद नहीं बैठे या पूरा ध्यान नहीं दे तो थोड़ा टफ है इसको चलाना। तो मैंने अपनी जब हाईएस्ट सेल मैंने की थी उस साल मैंने मेरा ट्रेडिंग बिजनेस बंद किया और चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा था तो 95 में मैंने पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्शन में डाइवर्ट हो गया और वहां से कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के काम में जोड़ दिया और उसके बाद में हमने सोचा कि टेक्सटाइल हमारा पैतृक बिजनेस है, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो 4 साल बाद 1999 में हमने इंडस्ट्री में आ गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वहां पर हमने ड्यूड्रोप, जो वहां उस समय वैल्यू एडिशन सूरत में चला था, और उसी वैल्यू एडिशन के बदौलत आज सूरत जो दुनिया में कंपटीशन कर पाता है, वैल्यू एडिशन आने से सूरत के कपड़ा उद्योग को एक नई दिशा मिली। वैल्यू एडिशन आने से पहले जो सूरत का कपड़ा ऐसा माना जाता था कि 200 रुपये की साड़ी, 100 रुपये की साड़ी ही होती है, जो यहाँ पर आज 5000 की भी साड़ी बनती है, वो वैल्यू एडिशन के कारण संभव हुआ। तो हमने भी वैल्यू एडिशन में कदम रखा और वैल्यू एडिशन का बिजनेस भी साथ साथ में आज तक हमारा चालू है और जिसमें हमें एक अलग मुकाम पर हम पहुंचे हैं वो हमारा चालू है और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हमारा स्मूथली हर तरह से चल रहा है। संजय जी, आपने इतने थोड़े से समय में जो बातें बताई, एक व्यापार का निरंतर अवलोकन करते रहें कि कैसे हम व्यापार में और क्या जोड़ें। जैसे कि आपने वस्त्र व्यवसाय की बात बताई कि 1 साल में 1 गुना से आपका व्यापार 5 गुना आपने अपने तरीके को व्यापार करने के परिवर्तित किया, अपने नई बातों को उसमें जोड़ा। दूसरी बात आपने ऑफिस के बारे में बताई कि आपने फोकस रखा कि आपको काम ही करना है तो आप खाली ऑफिस स्पेस का ही काम क्यों नहीं करें, फोकस करके आप क्वालिटी उसमें इंप्रूव करते रहे। और तीसरी बात जो आपने कही कि भाई जो हमारा पैतृक व्यवसाय था उसके साथ हमारा लगाव था, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ था, तो उसको हमने रखा, लेकिन हमने उसके करने के तरीके को परिवर्तित किया कि हम ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। और चौथी बात आपने बताई कि जो व्यापार व्यक्ति स्वयं न देख सके उस व्यापार के बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। तो ये चारों सफलता के सूत्र आपने अपनी जर्नी के बारे में बताए। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो जीवन यात्रा आपने व्यापार की प्रारंभ की, उसमें जब आप सूरत आए थे तब ऑफिस स्पेस वहां पर नहीं थे, लोग घरों से काम करते थे, तो क्या लोगों ने आपको डराया नहीं कि भाई इस शहर में तुम ये क्या सोच रहे हो? शुरुआती सफर थोड़ा टफ रहा। लोग नहीं चाहते थे कि कोई ऑफिस खरीदे, जो जहां पर बैठा था वहीं से करना चाहता था। लेकिन हमने जो बिल्डिंग खड़ी की, जिस तरह का वहां माहौल दिया,
तो लोगों का धीरे धीरे जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो लोगों का झुकाव हुआ, और धीरे धीरे करते ही हमने एक एक ऑफिस से बेचना स्टार्ट किया। और बाद में जब बिल्डिंग खड़ी हुई, जिस तरह की बिल्डिंग बनी, जेके टावर आज भी सूरत में लैंडमार्क है, तो लोगों का झुकाव हुआ और हमारी सारी ऑफिसें धीरे धीरे देखते ही फुल हो गई, और इसको हमने ऑफिस बिल्डिंग की एक नया दिशा मिल गई। और जैसे ही वो फुल हुई, हमने अपनी दूसरी बिल्डिंग राजहंस है वो स्टार्ट कर दी। मैंने एक बात और सुनी है संजय जी की भी आप कोई भी बिल्डिंग बना लेते हैं और उस बिल्डिंग को पूरा कस्टमर्स को बेच भी देते हैं, उसके बाद में भी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि भी उस बिल्डिंग का जो रखरखाव है, जो उस बिल्डिंग की अपकीप है, वो अच्छी से अच्छी रहे, क्योंकि वो आपका ब्रांड है। तो ये आप किस लिए करते हैं और इसको आप करना क्यों जरूरी मानते हैं? देखिए बिल्डिंग, एक मिनट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं संजय जी से इसको। चालू। हाँ ठीक है, नहीं तो हम भेज देंगे। देखिए, मैं बिल्डिंग खाली बना देना ही मैं पूर्ण काम नहीं समझता हूँ। बिल्डिंग बना देने के बाद में हमने कंक्रीट का स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन उसमें जान डालना सबसे जरूरी काम है। वो जान डालने के लिए उसको पहले हम किस तरह के लोग वहां पर आ सकते हैं, हम अपने कस्टमर को अगर बेच भी देते हैं, अगर हमारा वो कस्टमर इन्वेस्टर भी रहता है, तो हम उससे पूछते हैं कि आपने ये ऑफिस ली है, आप स्टार्ट करने वाले हो या आपको भाड़े पर देनी है या क्या करना है। हम अपनी बिल्डिंग चालू करने के बाद में, उसे कंप्लीट करने के बाद में 10 साल के बाद तक भी कस्टमर से पूछते हैं कि आपकी ऑफिस बंद क्यों है। पहले तो ऑफिस खुली रहनी चाहिए, फिर उसका मेंटेनेंस भी जब तक होता है हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें हमारी बिल्डिंग से जो लगाव है वो किसी दूसरे को नहीं हो सकता। तो अगर हमारी बिल्डिंग अच्छी रहेगी तो हमारे आगे का व्यापार में भी हमको अच्छा रहेगा, और जो हमारे को उससे लगाव है हम उसे हमेशा अच्छा देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम हमेशा अपनी बिल्डिंग का मेंटेनेंस जब तक हो सकता है हम खुद करना चाहते हैं, ताकि वो बिल्डिंग अच्छी से अच्छी रहे, सालों तक अच्छी रहे, और हमारे कस्टमर्स जो हैं वो पूरे हैप्पी रहें। तो आप कह रहे हैं कि वंस ए कस्टमर इज ऑलवेज ए कस्टमर। वो कस्टमर एक बार आपका हो गया तो उसके बाद में आपका मित्र बन गया, आपका साथी बन गया, और आप उसका हरदम ख्याल रखते हैं कि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। ये आपकी सफलता का राज है इसमें, रियल एस्टेट में। हमारा जो आज तक कस्टमर बन गया है वो आज तक हमें छोड़ के नहीं गया है। उसको अगर अपनी ऑफिस बाद में रिप्लेस भी करनी है तो वो हमारी बिल्डिंग में ही प्राय करता है, और अगर वो इन्वेस्टर भी है तो उसकी ऑफिस लगाने की जिम्मेदारी, रेंट पे लगाने की जिम्मेदारी भी हम अपनी समझते हैं। और ये नहीं कि हम बेच के उसके छुट्टे हो गए, हम वर्षों तक उसकी जिम्मेदारी हम निभाते हैं। आज तक हमने पहली बिल्डिंग भी बनाया है, उसकी जिम्मेदारी आज तक हम निभा रहे हैं। तो ये हमारे एक सफलता के सूत्र की एक मेन कड़ी है कि कस्टमर फेथ हमारा जो है वो एक बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कस्टमर के मन में अपने प्रति विश्वास रखना सफलता का सूत्र है भाई श्री संजय जी का, और वो विश्वास कस्टमर के मन में यदि एक बार आ जाए तो वो जीवन पर्यंत रहे, ऐसा प्रयास ये करते हैं। और उसके कारण इनको आगे निरंतर जो इनके आगे के नए कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें भी इनको सफलता मिलती रहती है। संजय जी, मैंने एक बात और सुनी थी कि भाई सूरत में यदि कोई जमीन बिक्री में हो और उसके कई ग्राहक हों तो आप यदि कुछ कम भी राशि देते हैं तो जो विक्रेता है वो आपको वो जमीन देना ज्यादा पसंद करता है बशर्ते कि किसी दूसरे को। इसका क्या राज है? आपकी बात सही है, क्योंकि अगर कोई जमीन बेचना चाहता है और वहां वो जमीन 10 करोड़ की है और मैं 9.5 में मांगू, तो बेचने वाला यही चाहेगा कि पहले मैं लूं, क्योंकि मैं जो कमिटमेंट करता हूं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं। जितने समय का मैंने कमिटमेंट किया है आज दिन तक मैंने उस कमिटमेंट में एक दिन भी लेट नहीं किया है। आगे गुरुदेव की सब कृपा बनी रहेगी तो आगे के समय भी शायद मैं इसी तरह काम करता रहूंगा। और जो बेचने वाला है उसे 100% रहता है कि संजय सुराना को बेच दिया तो मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा हर तरह से फ्री हूं, तो वो एक मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका मिलता है। और मैं जिस तरह से मैं बेचता भी हूं तो मेरे भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। आज तक मैंने 1 रुपया भी कम बेसी करके कोई भी ऑफिस या कोई भी प्रीमाइसेस मैंने आज तक नहीं बेची है, क्योंकि ये मेरे पिताजी ने सिखाया था कि बेटे जो भी काम करना है एक ही रेट में करना है। अपने कस्टमर का विश्वास ही अपने सबसे बड़ा विश्वास है, और अगर हम 2 भाव से या अलग अलग भाव से माल बेचेंगे तो हम कस्टमर का विश्वास कभी नहीं जीत सकते। इसलिए कोई भले ही नया कस्टमर आया हो, मेरे फैमिली मेंबर भी हो, मेरी बहन हो, हमने कभी भी 1 रुपया कम बेसी में कोई भी माल नहीं बेचा है।
संजय जी, कमिटमेंट, कल हमने भाई कमल जी दुगड़ से सुना कि कमिटमेंट एंड वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, आज हम आपसे सुन रहे हैं कमिटमेंट और वैल्यू ऑफ कमिटमेंट। तो बंधुओं बहनों, जीवन में यदि सफल बनना चाहते हैं तो जो एक सूत्र, जो कि सर्वभौम सूत्र है, वो है अपनी बात को निभाने की बात, कमिटमेंट को पूरा करने की बात। और संजय जी आज जिस स्थान पर रियल एस्टेट के बिजनेस में या अन्य बिजनेस में हैं, उसका एक मुख्य कारण जो इन्होंने बताया अपनी सफलता का, वो है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। जो बात एक बार कह दी, उस बात को समय पर पूरा करते हैं। संजय जी, ये जो लंबी यात्रा, मैं लंबी इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 30 वर्ष की यात्रा तो गतिमान है और गतिमान रहेगी, और आप निरंतर और सफलता के शिखर छूते रहेंगे। हमारे लिए तो आज भी आप सफल हैं और आप सफलता आपकी उत्तरोत्तर प्रवर्धमान रहेगी। लेकिन ये जो 30 वर्ष का आपने सफलता का सफर तय किया, उसमें क्या कभी आपने कोई कठिनाई महसूस की? क्या कभी आपको कोई आफत विपत आई, और यदि वो आई तो फिर आपने उसको कैसे संभाला और उससे कैसे आप पार हुए? विनोद जी, व्यापार है, व्यापार में आफत नहीं आए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। और अपने इंडिया का जो कल्चर था, अभी आगे धीरे धीरे सुधर रहा है, उसमें आफत नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारा आया, लेकिन सब हंसते हुए गुरु कृपा से सबकी सब विपदाओं से हम आराम से निकल गए। ये हमारा सौभाग्य रहा, क्योंकि गुरु कृपा हम पर हमेशा बनी रही, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक कोई भी बड़े से बड़े संकट में हम किसी भी तरह निकल गए। और चुनौतियां तो व्यापार में आना जरूरी है, क्योंकि चुनौतियों से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों को पुरुषार्थ के साथ झेलना और गुरु कृपा का आशीर्वाद, गुरु में अटूट अक्षय विश्वास हो तो कोई चुनौतियां जीवन में व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती। निश्चित रूप से व्यक्ति उन चुनौतियों से निकल करके आगे बढ़ता है, ऐसा मानना है भाई संजय जी का। संजय जी, आप टीम कैसे बिल्ड करते हैं? कोई भी व्यापार, कोई भी कार्य हम करें तो हमें हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम लेके चलना पड़ता है। तो आपका टीम बिल्ड करने का क्या सूत्र है? आप कैसे अपने साथ लोगों को चलते हैं, लेके चलते हैं, और कैसे उनके मन में अपने प्रति आदर डेवलप करते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। कोई भी काम करना है तो हमें उसमें टीम के बिना तो हम कर ही नहीं सकते। काम तो पूरा टीम ही करती है, हम तो खाली इंस्ट्रक्शन देते हैं, या हम तो जो अंजाम पे पहुंचाने के लिए हम तो एक माध्यम हैं। काम तो सारा टीम ही करती है, और टीम जो हमारा काम करती है, वो हम लोगों ने, जो आदमी हमारे टीम में जुड़ा है, उससे पहले हम दिल से जुड़ते हैं। उसको संस्था के प्रति, उसमें उसके अंदर आदर भाव आता है। संस्था को किस तरह से चलाना है, संस्था के लिए वो समर्पण के भाव उसमें पहले हम कुट कुट कर भरने की कोशिश करते हैं कि ये संस्था तुम्हारी संस्था है। तो वो कभी हमारे यहाँ जो काम करते हैं, मैक्सिमम स्टाफ जो हैं, वो संस्था में अपने को स्टाफ नहीं समझते, वो यही समझते हैं कि संस्था उसकी है, उसे जो काम दिया गया है वो उसे बेस्ट से बेस्ट पार करना है, और हम उसका क्रेडिट भी जो काम करता है उसी आदमी को देते हैं। हम क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले जाते हैं, हम उससे पूरा उत्साहित रखते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं, और समय समय पर उसे कुछ भी अवार्ड देते रहते हैं, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले उस अवार्ड से, और वो भी उनसे प्रेरणा लेकर हमें हमेशा अपने काम को उत्तम ढंग से कंप्लीट करे। तो पूरा टीम जो हमारे जो है, उसमें प्रेरणा के पूरे स्रोत भरे हैं, और सब समर्पित हैं संस्थान के लिए। और जब समर्पित होते हैं तभी टीम वर्क में काम हो सकता है, और बेस्ट काम हो सकता है, और बेस्ट रिजल्ट को हम पा सकते हैं। फीलिंग ऑफ ओनरशिप, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों में फीलिंग ऑफ ओनरशिप डेवलप कर देते हैं कि वो आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह प्रतिष्ठान उन्हीं का है। और वो भी निश्चित रूप से आपके सफलता का एक सूत्र है, और उस सूत्र को यदि हम अपनाएं तो निश्चित रूप से हम भी सफलता की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। संजय जी, एक सवाल आया था, मैं पहले वो ले लेता हूं कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन योर बिजनेस लाइफ कि मैं यह नहीं कर पाया या यह मुझे करना चाहिए था? मैंने जो सोचा वो आज तक मैं कर पाया हूं, और मैं जो भी काम करता हूं अपने माता पिता से, अपने परिवार से, सबसे पूछ के उनकी अनुमति लेके करता हूं। मैं कभी दूसरे व्यवसाय में जाना भी चाहा, उन्होंने मुझे रोका तो मैं उसमें गया नहीं कभी। मैंने एक बार समय आया था जब मैं गुटखा पान पराग के व्यापार में जाना चाहता था, लेकिन माताजी ने बोला कि तुम्हें ये व्यापार नहीं करना है, तो मैं उस व्यापार में नहीं गया। शायद हो सकता है उस व्यापार में जाता तो मैं एक बहुत बड़ा उसमें लाभ भी कर लेता,
लेकिन चूंकि माताजी ने कह दिया तो माताजी ने जो बोल दिया वो सर्वोपरि है। मैं फिर ऐसा नहीं सोचता कि मैं वो करता तो क्या होता। उन्होंने बोला, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर तो मैं जो भी व्यापार आज तक मैंने सोचा है वो मैंने आज तक किया है। आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं ये जो विपदा आई है उसको चुनौती लेके उससे कुछ सीख के एक अलग और व्यवसाय करूं। वो भी मन में एक इच्छा जागृत हुई है और शायद मैं उसे भी पूरा कर पाऊं आगे। चलिए, हम आपको पूरी शुभकामना देते हैं। और आपने कहा कि आपने जो सोचा वो किया, तो निश्चित रूप से जो आप अब सोच रहे हैं वो भी आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। संजय जी, आपके जीवन में, आपकी इस व्यापारिक यात्रा में आपके प्रेरणा स्रोत, जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली, जिनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़े, वो श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम अपने जीवन में रोज किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। जिनसे इंस्पायर होते हैं उनमें से आप भी एक हैं। लेकिन हकीकत में मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूं वो मेरे पिताजी और माँ और मेरा परिवार है, जो हमेशा मुझे इंस्पायर करता रहा है। पिताजी के साथ मैंने बैठ के 30 साल तक, हम लोगों ने एक ही चैम्बर में अगल बगल की कुर्सी पर बैठ के 30 साल तक हमने काम किया है। और 30 साल का पीरियड, 29 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं होता है। 29 ईयर्स तक हमने साथ में बैठ के काम किया है और उनसे कोई भी काम पूछे बगैर नहीं किया है, उनकी अनुमति लिए बगैर नहीं किया है। और वो हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहते हैं कि और मुझे मार्ग बताते रहते हैं कि किस तरह से काम किया जाए। तो उनसे जो प्रेरणा मुझे मिली है और मेरे परिवार से प्रेरणा मिली है, जो मेरा परिवार है वो हमेशा मेरे साथ हैं। और उन्होंने जो प्रेरणा, मेरे माताजी से मैंने प्रेरणा ली है कि किस तरह से सबके साथ व्यवहारिकता को निभाया जाए, किस तरह से क्या किया जाए। जिंदगी एक शिप है, जहाज है। एस, यहाँ पर एस का मतलब है सेल्फ, अपने आप पर पूरा ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। दूसरा है घर, होम। तो हमने, माँ ने सिखाया कि घर भी उतना ही जरूरी है, शरीर भी उतना ही जरूरी है। तीसरी चीज है कि हमारे यहाँ आई, शिप में आई अक्षर है कि हमारे यहाँ इनकम, अगर इनकम नहीं होगी तो हम सब चीज कैसे चलाएंगे। तो आई भी हमारे यहाँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। और पी से हमारा मतलब है कि हम किस तरह, हमारा सबसे समाज से किस तरह से हमारा पब्लिक रिलेशन हो। तो ये जो शिप है वो चारों मिला के बनता है। पहले है हमारा खुद का, हम सेल्फ देखें, फिर दूसरा हम अपने परिवार को देखें, तीसरा है अपनी इनकम को देखें, और चौथा है पब्लिक अपनी जिम्मेदारी को अपने समझें। तो इस तरह से जो शिप है वो हमें, ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा है कि हमें चारों चीज को साथ में लेके चलना है। खाली हमें पब्लिक की वाहवाही नहीं लेनी है, या हमें खाली घर ही नहीं देखना है। हमें चारों तरफ को, चारों को बैलेंसिंग करके चलना है। और चारों को बैलेंसिंग करके चलेंगे तभी हमारे जीवन रूपी ये जहाज है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। संजय जी, मैं बातचीत के रुख को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ता हूं। आपने व्यवसाय में, व्यापार में आशातीत सफलता हासिल की। आपने अपने व्यवसाय में सूरत में ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट में पूरे देश में महारत हासिल करते हुए अपना नाम किया। और आपने अपने कस्टमर्स को खुश रखा, जो कि अपने आप में सफलता का एक प्रतीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप काफी छोटी उम्र से सामाजिक कार्यों से भी जुड़ गए। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, जब सिटी लाइट भवन का निर्माण हो रहा था तो जहां एक तरफ श्रीमान बाबूलाल जी उसका कार्य देख रहे थे, आप भी उनके साथ में उस कार्य में रत थे। और उसके बाद आप सूरत की सामाजिक संस्थाओं से जुड़े। आपने सूरत सभा के प्रधान न्यासी का दायित्व निभाया बड़ी यंग एज में। उसके बाद में आप महासभा के न्यासी बने। वो अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। तो आप व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यों को करने की प्रेरणा कैसे लेते हैं, और इसके लिए आपका क्या कहना है, जरा बताइए। ये जो धर्म से जुड़ने की प्रेरणा है वो मुझे अपने परिवार से मिली। मैं मूल राजगढ़ का निवासी हूँ और मेरे दादाजी श्री जसकर्ण जी सुराना एक वक्त धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे बहुत ही। और उन्होंने राजगढ़ में जो हमारी हवेली बनाई उसे भी यह देखते हुए बनाया कि इसमें चरित्र आत्माएं कैसे विराजमान हो सकती है। तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर जो हमारा बनाया वो चरित्र आत्माओं को किस तरह से अनुकूल रहे उस हिसाब से हमारा ग्राउंड फ्लोर बनाया। हमारे गांव में जो हवेलियां बनती है उसमें किसी में ग्राउंड फ्लोर में नीचे महफिल बनती है, किसी में कुछ और बनता है। मेरे दादाजी ने चरित्र आत्माओं के विराजने के लिए नीचे का फ्लोर पूरा बनाया। तो हमारे यहाँ पर गांव में घर पर हमेशा चरित्र आत्माओं का विराजना हमेशा हमारी हवेली में रहा है। आचार्य कालूगणी हमारी हवेली में
20 रात विराजे हैं। आचार्य तुलसी का चातुर्मास हमारी हवेली में हुआ है। सब बड़े आचार्य तुलसी के बाद में महाप्रज्ञ जी, महाश्रमण जी का भी वहां पर विराजना हो चुका है, और अभी भी चरित्र आत्माओं का चातुर्मास वहां पर हमें लाभ मिलता रहता है। तो ऐसे परिवार से मैं जन्मा हूं जहां पर हमने बचपन से देखा है कि चरित्र आत्माओं का प्रवचन सुना है। नीचे हमारे चरित्र आत्माएं विराजती थी और ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर में चरित्र आत्माओं को हमेशा विराजना रहता था। तो वहां से हमें जो संस्कार मिले, तो वो संस्कार आवाज, हाँ संजय जी की आवाज आ रही है? जुड़े थी वहां। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। तेरापंथ भवन का निर्माण हुआ तो पापा ने आगे आके अपनी भूमिका निभाई। पापा के पीछे मैं उनका सहभागी था, कोऑर्डिनेटर था उनका, और जो भवन बना है वो अपने आप में उस समय का एक बेमिसाल भवन बना। और आचार्य श्री का 2003 का चातुर्मास था, तो आचार्य श्री ने उसको व्हाइट हाउस की संज्ञा दी, जो हमारे परिवार के लिए एक गौरव की बात है। पापा ने बिना कोई इंजीनियर रखे, बिना कोई सुपरवाइजर रखे वो भवन बनाया, और वो भवन तेरापंथ समाज का एक उत्कृष्ट भवन है, ऐसा मैं समझता हूं। और वहां से ही मेरा और लगाव ज्यादा चालू हो गया। मैं तेरापंथ में सबका धीरे धीरे प्रिय हो गया, और मैंने कभी जो भी पोस्ट पर मैं आया हूं, मैंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा है। मैं बिना चुनाव के ही, चाहे मैं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी बना हो, चाहे मैनेजिंग ट्रस्टी बना हो, चाहे महासभा में आया हो, मैंने कभी भी बिना चुनाव के, बिना किसी की मतलब पोस्ट की इच्छा रखे बगैर मैं किसी भी पोस्ट पर आया हूं। ये मेरे लिए एक गौरव की बात है। लोगों का, समाज का प्यार, गुरुओं की कृपा, अनुकंपा मेरे पर हमेशा बनी रही है, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। देखिए, आपकी सर्वप्रियता के कारण आपको सर्वमान्य समझा जाता है, इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता है कि कभी चुनाव लड़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी। और जिस पद पे लोग आपको लेके आएंगे वो निश्चित रूप से पूर्णतया मनोनयन के साथ ही होगा। मैं वापस वार्तालाप के क्षेत्र को घुमाता हूं थोड़ा। वर्तमान परिस्थिति में एक भयंकर अनिश्चय सा लोगों को प्रतीत हो रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि कभी किसी ने यह समय देखा नहीं था। कोविड-19 बीमारी के कारण विश्व के काफी डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो भी बड़ी परेशानी में हैं, और अपने अपने व्यापार इत्यादि को पैकेज दे रहे हैं। हमारे भारत में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काफी कुछ सलाह दे रहे हैं, वह पैकेजेस भी दे रहे हैं। तो आप अपने दोनों व्यवसाय जिससे आप जुड़े हुए हैं, वस्त्र व्यवसाय, क्योंकि हमारे काफी व्यूअर्स जो हैं वो कपड़ा मार्केट से भी हैं, वस्त्र व्यवसाय और रियल एस्टेट, दोनों के बारे में आप बताइए कि इसके भविष्य को आप इस कोविड महामारी के बाद में किस रूप से देखते हैं, और आपके हिसाब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या परिवर्तन करने की अपेक्षा है कि वो इस चुनौती का मुकाबला अपने अच्छे के लिए कर सके। कोविड की महामारी एक चुनौती तो हमारे लिए लेके आई है। इसमें एक व्यापार करना 1-1.5 साल के लिए तो काफी टफ होगा, लेकिन उसके बाद में अगर इस चुनौती में हम पूरी मेहनत करें और पूरा हम जो इसका बेनिफिट उठा के ले जा सकें, जिस तरह से चाइना के प्रति लोगों, पूरे देश विदेश सब चाइना के प्रति जो अभी एक मुहिम छुड़ी है कि चाइना का हम माल नहीं खरीदेंगे, अगर हमारे सरकार, हमारे यहाँ के लोग अगर मेहनत करें और उसका पूरा फायदा उठाएं, तो आगे का पीरियड हमारे लिए बहुत ही शानदार पीरियड हो सकता है। क्योंकि ये चुनौती हमें स्वीकार करनी पड़ेगी और हमें आने वाले समय में अथक प्रयास, अथक मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम चाइना को कम्पीट कर पाएंगे और यहाँ पर हमारे लिए एक नए अवसर चालू होंगे। अभी कंस्ट्रक्शन की लाइन का सवाल है, तो अभी हमने देखा कि लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो अभी उन्होंने देखा कि अभी उनकी जिंदगी में घर ही रह गया है, अभी ऐसी विपदा आई तो इस लिए जो वर्क फ्रॉम होम है और आगे जो समय आएगा और उनके पास जरा सा भी उनके पास वापस परचेजिंग पावर आएगा, तो उनकी पहली इच्छा होगी कि वो अच्छा घर अपने पास लें, और जो अच्छा एक परिणाम आएगा उसका, और रियल सेक्टर में एक अच्छी डिमांड आएगी घरों के लिए। तो ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कि दोनों क्षेत्र आगे जाके इनके लिए सुनहरा अवसर रहेगा। ये इंडिया के लिए बहुत बेटर टाइम लेके आएगा, लेकिन 1-2 साल चुनौती भरे रहेंगे।
जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसमें हमें लड़ना पड़ेगा। हमारी चारों शख्सियत ने बताया कि चुनौतियां हैं, इस वैश्विक महामारी के कारण चुनौतियां जरूर है, लेकिन चुनौतियों के बाद में सुनहरा भविष्य सामने है। आवश्यकता है हम परिश्रम करें, आवश्यकता है हम अपने इरादों को मजबूत रखें, आवश्यकता है हम अपने तरीकों को परिवर्तित करें, लेकिन हम यदि कार्य करते रहे तो निश्चित रूप से सफल लोगों का कहना है कि आने वाला समय जो है वो स्वर्णिम है। आपको कोई घबराने की, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कविता जी, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो मेक इन इंडिया का है, इन्होंने अभी संजय जी ने बोला कि जो चाइना से जो आ रहा है वो हम यहाँ पे बनाए, तो ये यूथ के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो अपने टैलेंट्स यूज करे इसमें। चाइना से अभी जो सामान आ रहा है हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू हो गए हैं। हाँ। जो भी चाइना से सामान आता है वो सब इंडिया में बन सकता है, लेकिन हम इजी हो गए हैं कि जब चाइना में मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदें। इंडिया की क्वालिटी किसी हर मायने में चाइना से बेटर है। और अभी अगर नरेंद्र मोदी जी को, जैसा मैं जानता हूं, वो गुजरात से हैं और जिस तरह से उन्होंने हर जगह जब चुनौती आई है तो उसको स्वीकार करके उसका जो फायदा ले गए हैं, मैं अब समझता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो भली भांति जानते हैं कि इस समय किस तरह देश इस चीज का फायदा ले सकता है। और मैं समझता हूं कि वो देश को, जो आज तक हम सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत फिर से एक सुनहरी चिड़िया बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, गोल्डन बर्ड बनेगा, और वो अभी हम सोचें तो हम देख सकते हैं उसको कि आने वाले साल भारत के लिए, मैं ऐसा समझता हूं कि 2030 है, वो भारत के लिए भारत सोने की चिड़िया उस समय वापस होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और उसके लिए हमें सबको, मैं यही बोलूंगा कि सबको अथक मेहनत की दरकार है। आने वाले 5-10 साल तक हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा देश किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। ये हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है। आपने बताया कि अथक मेहनत करें, निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो भारत का समय है, वो हमारा समय है, और हम उस समय का भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने में सहयोग कर सकते हैं। अब हमारे साथ में काफी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हम उनके क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चंस संजय जी मैं आपसे और करूंगा और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं कविता जी से निवेदन करूंगा कि जो रेज हैंड्स किए हैं, आप सबसे भी मैं एक निवेदन करूंगा कि आप जब सवाल पूछें तो मिनिमम टाइम में आप सवाल पूछें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों को इसमें समाहित कर सकें और संजय जी के विचारों से लाभान्वित हो सकें। अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन तक आप लिमिट रखें। तो कविता जी, अब आप एक एक करके जो रेज हैंड्स आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस आप संजय जी के लिए लीजिए। संजय जी, आप तैयार रहिए हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। रंजीत सिंह जी सिपानी, सुन पा रहे हैं? रंजीत सिंह जी सिपानी, मैं दूसरा लेती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। निखिल जी जैन, निखिल जैन, संजय कुमार, आप सुन पा रहे हैं? संजय कुमार, कहीं अनम्यूट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभिषेक? देखो जरा। नहीं, वो खुद नहीं सर, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो खुद से वीरेंद्र जी दुगड़ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वीरेंद्र जी दुगड़ यदि उपलब्ध हैं तो प्रश्न पूछें। पूछिए वीरेंद्र जी दुगड़। जय जिनेंद्र, मैं ये पूछूंगा कि आने वाले समय में जैसे कोवर्किंग और शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस की बातें चल रही है और काफी कंपनियां इस और आगे बढ़ भी रही हैं, तो क्या आप भी इसी लाइन में कुछ लेकर आना चाह रहे हो? आगे आने वाले समय में इस तरह का हमें लाना ही पड़ेगा, समय के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम अपना व्यापार नहीं चला पाएंगे, हम अपनी नई पीढ़ी को भी नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए समय की जैसी डिमांड है उस हिसाब से हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो क्या बिजनेस में जो मोड लाना है लाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज के भाव नहीं घटेंगे? इससे नहीं घटेंगे। रियल एस्टेट में 2-3 साल के बाद एक अलग ही उसमें डिमांड निकलेगी, क्योंकि
जो यहाँ पर नई कंपनियां जो आएगी, जो यहाँ पर बाहर से जो कंपनियां आएगी, जो यहाँ पर इंडस्ट्री डालेगी, वो डालेगी, उनको ऑफिस स्पेस, बहुत बड़े बड़े स्पेस चाहिए उनको। उनकी जो डिमांड होती है, हमारे यहाँ पर जो स्पेस चाहिए वो 500-1000 फुट चाहिए, उनके यहाँ 20-20 हजार 30-30 हजार स्क्वायर फुट की, क्योंकि मैं कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनकी इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स आती है। जो हमारी डिमांड्स है वो हायर ही जाएंगी, वो कभी भी, हाँ, लोग अपने बजट में काम करने लगेंगे, अपनी कॉस्टिंग देखने लगेंगे, इसलिए जो जनरल आदमी है उसको कम स्पेस में काम हो जाएगा। लेकिन जो कंपनियां हमारे देश में और आने वाली हैं, जिनके भविष्य लग रहा है कि यहाँ पर लगभग चाइना में जितनी कंपनियां हैं धीरे धीरे यहाँ का रूप लेगी, और भी अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आकर्षित होंगी, अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं वो भी इंडिया की तरफ अपना रुख करेंगे, तो स्पेस की नीड तो पड़ेगी, स्पेस की नीड कभी कम नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है 1-2 साल हमारे लिए टफ हो। श्रेयांश जी सिरोहिया। जय जिनेंद्र टगोल। संजय जी, मेरा सवाल है टेक्सटाइल के रिलेटेड। टेक्सटाइल में क्या ऐसा इनोवेशन किया जा सकता है या किस लाइन में आगे बढ़ा जा सकता है कि आगे जाके उसमें फ्यूचर हो अपना? टेक्सटाइल में काफी इनोवेशन की दरकार है। हमें यहाँ पर टेक्सटाइल में जो भी है अभी मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। काफी मॉडर्नाइजेशन वीविंग में हुआ है पिछले 5 सालों में, लेकिन अभी भी और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए सरकार को भी इसमें देखना पड़ेगा कि हमारी इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो काफी महंगी पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक वगैरह सरकार को सब्सिडी थोड़ी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक कॉस्ट में, और देखना पड़ेगा ताकि हम वर्ल्ड मार्केट को compete कर पाए। उस हिसाब से सरकार की बहुत बड़ी भागीदारी इसमें चाहिए, ताकि आने वाला समय टेक्सटाइल इंडिया में ही सारा, मैक्सिमम इंडिया से ही उसका एक्सपोर्ट हो, ऐसा हम आशा रख सकते हैं। वीरेंद्र जी दुगड़, अब आप सुन पा रहे तो प्लीज बोलिए। राजेश जी बोत्रा। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, मैं राजेश बोत्रा सूरत से बोल रहा हूँ, और संजय भाई साहब से बहुत ही परिचित हैं, और अभी कोविड के इस सिचुएशन में हम पूरी टीम उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सूरत से। और उसके विषय में भी बात नहीं करूंगा, बात चूंकि रियल एस्टेट की रिलेटेड है, तो मैं भी रियल एस्टेट प्रोफेशनली हूँ। मेरा प्रश्न ये रहेगा संजय जी से कि क्या कारण है कि सूरत एक इतना बड़ा और ग्रोइंग सिटी, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, फिर भी आज बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे शोभा डेवलपर्स है या प्रेस्टीज है, इस तरह के बड़े ग्रुप्स, इवन गोदरेज ने भी अहमदाबाद में शुरू कर दिया है काम, सूरत में वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? शायद रीजंस तो कई जगह में मालूम है, ब्लैक एंड व्हाइट का कोई काफी बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन पोस्ट कोविड क्या आप ये संभावना देखते हैं बड़े प्लेयर की सूरत में एंट्री, या ऐसे जेवीज हो सकती है आप जैसे बड़े प्लेयर के साथ में? आने वाले समय में ये सारी जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी सूरत की तरफ रुख करेगी। आने वाले 2 साल के बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे एक एक करके सारी कंपनियां सूरत की तरफ रुख करेगी, और सूरत एक अलग ढंग से उभरेगा। और सारी कंपनियां हैं वो क्योंकि सूरत के जो बिल्डर हैं वो अभी थोड़े से, अभी तक सूरत में अलग कल्चर है, सूरत में सूरत के ही बिल्डर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब ये कल्चर चेंज होगा और बाहर की कंपनियां भी सारी की सारी यहाँ पर आएगी। बड़ी कंपनियां भी जो है, जो अभी तक सूरत नहीं आ पाई है, वो जेवी करेगी, तो यहाँ पर संभव है कि यहाँ पर आ पाए। हमारे महासभा के अध्यक्ष भाई श्री सुरेश जी गोयल जुड़ चुके हैं। मैं गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि उससे पहले कि कविता जी दूसरा प्रश्न आप अपनी बात रखें। श्रीमान सुरेश जी गोयल, महासभा के कर्मठ अध्यक्ष महोदय। बंधन भाई संजय जी सुराना, उनके आदरणीय माताजी पिताजी, उनके पारिवारिक जन, भाई विनोद जी बैद, बहन कविता जी बंसाली, वे आज के इस कार्यक्रम से जुड़े संपूर्ण तेरापंथ श्रावक समाज बंधुओं, मैंने जितने दिनों से भाई संजय जी सुराना को देखा है, एक हंसमुख व्यक्तित्व को पाया है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये दिनों दिन प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे और धर्म संघ के नाम को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है कि हमेशा हंसता मुस्कुराता रहा है, आगे भी हंसते मुस्कुराते रहे हुए जो इनकी परिवार की शिफ्ट जो इन्होंने प्लानिंग की है SHIP, उसके मुताबिक ये चलते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम अरहम।
संजय जी, एक प्रश्न आ रहा है चैट में कि अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या स्कोप आपको नजर आता है, और इसमें जो गवर्नमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह आगे मिलती रहेगी? अफोर्डेबल हाउसिंग अभी भी जो बन रहा है वो काफी बड़ी एरिया, मतलब काफी अफोर्डेबल हाउस में काफी लोग इसमें चले गए हैं और बहुत बड़ा इसमें स्क्वायर फुट अभी भी अनसोल्ड पड़े हैं। तो अफोर्डेबल हाउसेस की यहाँ पर है, लेकिन जितने लोग इसमें चले गए हैं और जितने स्क्वायर फुट इसमें अभी खाली पड़े हैं, तो संभावनाएं रहेगी, लेकिन सबके सब अभी अफोर्डेबल हाउस में ही जाने का सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेड वर्क को ही उसमें अफोर्डेबल हाउस में जाना चाहिए, ताकि बैलेंसिंग रहे। एक तरफ जहां पर झुकाव हुआ लोग वहीं पर ज्यादा चले जाते हैं, अपने यहाँ पर ऐसा कल्चर है। तो अगर इस तरह से कल्चर रहा तो फिर वहां भी अनसोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैं ये बोलूंगा कि जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई है उसको देख के जाना चाहिए। जिस शहर में, जिस क्षेत्र में जहां डिमांड है उस हिसाब से वहां पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कितने स्पेस की वहां का पहले हमें डाटाज निकालना चाहिए कि यहाँ पर अफोर्डेबल की डिमांड कितनी है, कॉमर्शियल की डिमांड कितनी है, हायर रेसिडेंशियल की डिमांड कितनी है, मीडियम रेसिडेंशियल की डिमांड कितनी है। तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो देखते हुए हमें अफोर्डेबल बनाना चाहिए, न कि 10 बिल्डर अफोर्डेबल में गए तो 100 के 100 चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एक बड़े युवा व्यूवर जो हैं विशाल जी दसानी, 29 साल के, वो आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप यदि कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ करना चाहें तो आप सबसे पहले किस बात पे ध्यान दें? कंस्ट्रक्शन का काम देखिए कि हम कंस्ट्रक्शन करने में हमें सबसे पहले जगह के सिलेक्शन का ध्यान रखना है। किस वर्क के लिए बना रहे हैं, कौन सी जगह पर होना चाहिए उसका ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट की टाइटल्स क्लियर होनी चाहिए और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सब बातों को अपने ध्यान में रखेंगे तो खराब से खराब समय भी हमारे लिए इतना खराब नहीं होगा जितना दूसरों के लिए होगा। तो अगर हम सब चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम कंस्ट्रक्शन को करें तो वो एक उचित होगा और हम कभी भी तकलीफ में नहीं आएंगे। डिमांड सप्लाई और क्वालिटी और टाइटल्स देखते हुए हम अगर बनाएंगे और उस तरह से हम काम करेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। कविता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल कुमार जी पिपाड़ा, आप सुन पा रहे हैं? अनिल कुमार जी, दूसरा नाम बोलिए। रितेश जी मोरादिया। हेलो, हाँ बोलिए। थैंक यू संजय जी, आप ये प्लेटफॉर्म पे एजुकेट कर रहे हैं हम सबको। मैं सूरत में शालिग्राम ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ, रितेश मोरडिया मेरा नाम है, और काफ़ी सारे आपके प्रोजेक्ट में पर्सनली विजिट करता हूँ और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं और मैं ऐसे फैन भी हूँ जैसे आपके प्रोजेक्ट्स का। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि आपकी एडवर्टाइजिंग बहुत कम होती है या शायद नहीं होती है, तो आपका मार्केटिंग और सेलिंग में स्ट्रेटजी या फिलोसॉफी क्या है? आप कैसे इतना सेल कर पाते विदाउट एडवर्टाइजमेंट? आपकी बात सच है कि मैंने आज तक कभी भी एडवर्टाइज करके माल नहीं बेचा है और अभी तक मैंने अपनी कोई भी बिल्डिंग का ब्रोशर भी नहीं बनाया है। हमने जो भी माल बेचा है A4 की जीरोक्स या A3 की जीरोक्स पे माल बेचा है और हमने जो बोला है उससे बेहतर देने का हमेशा प्रयास किया है। तो जो कस्टमर का फेथ हमारा है, जो कस्टमर की चेन हमारी है, हमारे ऊपर जो विश्वास है कि इन्होंने जो भी बोला कुछ भी है लेकिन ये बना के अच्छा ही देने वाले हैं, वही हमारे सेल का मुख्य कारण बन जाते हैं बाद में आगे जाके। और हमारा जो दूसरा उद्देश्य है कि हम कॉमर्शियल स्पेस बनाते हैं और वो जब तक उसका वहां खुल नहीं जाता है तब तक हम पर्सनली उस पर ध्यान देते हैं। तो वो एक हमको कस्टमर का एक अलग जो कस्टमर अलग कैटेगरी के जो कस्टमर हैं जो देखते हैं कि ये बिल्डर है वो हमारा लास्ट तक ख्याल रखता है, तो वो एक जो ग्रुप है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसका हमें काफी फायदा मिलता है। और एक बार जो जुड़ गया है वो जो हमारे से ऑफिस लेके रेंट पे दे चुका है वो बार बार ऑफिस लेके रेंट पे देना चाहता है, तो एक से एक चेन बनती जाती है और हम उसमें अभी तक हमारे गुरु की कृपा, हमारा आप लोगों का सबका साथ और सब कस्टमर्स का साथ, और इस तरह से हम अपने 100% हमारी जो भी बिल्डिंग बनी है उसको हम अभी तक 100% जो बेच पाए हैं उसके पीछे यही राज है।
एक मैसेज आया है विनोद जी संचेती का, हम इंडिया चाइना वर्सेस इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? देखिए, चाइना और इंडिया दोनों का कल्चर में जैसे वहाँ के सिटीज है और यहाँ के हैं उसमें काफी फर्क है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बिल्डिंग बनाने के बाद आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग उसका मेंटेनेंस किस तरह से कम आए, वो यहाँ पर विशेष ध्यान हमारे को रखने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ का कल्चर है, वो 1 करोड़ की गाड़ी तो ले आएगा, लेकिन पेट्रोल 2000 रुपया कैसे बचता है वो यहाँ के इंडिया के स्वभाव में है। तो उसी तरह वो ऑफिस तो खरीद लेगा, लेकिन बाद में मेंटेनेंस क्या लगेगा, 6 o'clock, उसके ऊपर वो बहुत केंद्रित होता है। तो हमारी बिल्डिंगें इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आफ्टर बिल्डिंग बनने के बाद मेंटेनेंस, और जो चाइना में बिल्डिंग बन रही है उसमें उसको जो बिल्डिंगों को हम देखते हैं वो यहाँ पर अगर हम बनाएं तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट एक बहुत ज्यादा आएगी, जो यहाँ पर वाइबल नहीं है। यानी अपनी मेंटालिटी 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो पेट्रोल कितना लगता है उसको भूल जाना चाहिए, ये बनानी होगी। नहीं, यहाँ पर जो 1 करोड़ की गाड़ी तो खरीद लेगा, लेकिन 2000 का पेट्रोल या डीजल की कैसे लूं, 2000 कैसे बचे, ये भूल जाना चाहिए, फिर इस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। यानी मेंटेनेंस पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। मेंटेनेंस यहाँ पर कम से कम मेंटेनेंस वाली जो बाद में खर्चा कम आए उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है। तो अगर जो चाइना में, दुबई में जो बिल्डिंगें बनी हैं, ऐसी बिल्डिंग अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो वहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ के जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ कि वहां के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में बेसिक ये फर्क है। कुलदीप जी सुराना। कुलदीप जी हेलो। सुराना। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आप। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी लुधियाना से। हर जो एक अच्छी शख्सियत है, सफलतम शख्सियत होती है, वो एक मूल मंत्र होता है जी उसके पास में, जो उसकी सफलता का कारण बनता है। आप कृपया वो हमें बताएं। देखिए, इसमें भाग्य तो होता ही है। भाग्य के साथ अगर हम मेहनत करें तो हम किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी हम सोचें कि उसेन बोल्ट सब जानते हैं कि उसने 9 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की और 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल उन्होंने जीते। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वो 9 सेकंड में 100 मीटर की रेस जीतने के लिए उसे कितने वर्षों तक मेहनत करनी पड़ी होगी। तो आपको अगर सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेरी यही मतलब सबको संदेश देना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें पूरे मेहनत से, पूरे उत्साह से लग जाइए। आप हर काम को पूरा कर सकते हो। आपके अंदर हर क्षमता है जिसे आप कर सकते हो। मैंने आज तक जो सोचा है, जो करने की कोशिश की है, उसमें पहुंचने का कारण यही है कि मैं उसमें पूरी मेहनत से लग गया और अपने मुकाम पर पहुंचा। प्रवीण जी बेगवानी। जय जिनेंद्र संजय जी। जय जिनेंद्र संजय जी, मैं भी राजगढ़ का ही हूँ और आपने इस अल्प वय में राजगढ़ का जो नाम रोशन किया है उसके लिए आपका साधुवाद। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गांव में भी सर्वमान्य और निर्विरोध, और सूरत में भी सर्वमान्य और निर्विरोध, और महासभा में भी सर्वमान्य और निर्विरोध, तो इसका आप मुझे राज बताइए। देखिए, हम समाज में जब जाते हैं तो हमें समाज से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि समाज हमारे लिए क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। समाज में जाते हैं तो हमें पूरा उस पर उसके लिए समर्पित होके जाना चाहिए। तो मैं जब समाज का कोई काम करता हूं तो कोई मुझे क्या कहता है मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। समाज के लिए क्या अच्छा है उसे मैं कर गुजरता हूं। तो उसमें से 95% लोग मुझे अच्छा ही कहते हैं। 5% हो सकता है जिन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया हो, वो नहीं कहते हैं। लेकिन जब 95% लोग प्रिय हैं तो मैं समाज का प्रिय अपने आप ही हो गया। तो समाज का जो मैं दायित्व समझ के जो उसको अंजाम पर पहुंचाने का, अभी जैसे कोविड का चल रहा है और मुझे यहाँ का संयोजक बनाया गया, तो मैंने अपना दायित्व समझ के जिस तरह इस काम को पूर्ण करने की कोशिश की है, वो वही उसके सफलता का राज है और वही मेरे लोगों के दिलों में चाहत का राज है। तो मुझे जब भी यहाँ का, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी रहा, तो मैनेजिंग ट्रस्टी रहते हुए मैंने अपने वीटो पावर से जो काम यहाँ पर भवन में कर दिए, जो समय के अनुसार जो एसी हॉल चाहिए थे, एसी रूम चाहिए थे, सारे परिवर्तन किए, वो समय की जरूरत के हिसाब से कर दिए।
तो उस समय कुछ लोगों ने कहा होगा क्या जरूरत है, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को पता चल गया कि नहीं, इसकी जरूरत थी और जो किया सही किया। तो आप समाज में अपना स्वार्थ, कभी भी स्वार्थ की भावना नहीं रखें, निस्वार्थ हैं, सब आपको चाहने लगेंगे। ऐसा ही मेरा ये सोचना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले कविता जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, दोनों बातें हमने आपकी सुनी। जब हम व्यापार करें तो फल की चिंता करके करें, योजना बना के करें कि जो कार्य हम व्यापार में कर रहे हैं उसे हमें क्या लाभ होगा। और जब समाज का काम करें तो हम ये सोच के करें कि हम समाज का कार्य कर रहे हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, हमारी एक्सपेक्टेशन यही हो कि हमें आत्मसंतोष हो कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। इस सूत्र को यदि हम पकड़ लें तो आगे बढ़ने में बड़ी सहायता मिलेगी। हाँ कविता जी। विजय जी, आंचलिया पूछ रहे हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बहुत ही पीछे है, और जो मेन टेक्सटाइल सेक्टर में जिसे आप जुड़े हैं, यहाँ ये ज्यादातर लेबर डिपेंडेंट है। तो आप क्या सजेशन दोगे कि टेक्सटाइल इंडिया क्या ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे टेक्सटाइल सेक्टर में आफ्टर कोविड-19? हमारे यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं, जबकि हम बाहर देखते हैं तो बल्क प्रोडक्शन वाली यूनिट्स बहुत ज्यादा है। तो हमें ये परिवर्तन करना पड़ेगा कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए और करने के लिए, जिसमें धीरे धीरे हमारा परिवर्तन हो रहा है। आज जो टेक्सटाइजिंग का काम करता था, विविंग करता था, वो आज ग्रे कपड़ा भी बनाने लग गया है और वो ही फिनिश करके बेचने लग गया है। तो ये चेन पूरी की पूरी अगर करेंगे और कॉस्टिंग को हम कंट्रोल में रखेंगे तो ये चुनौती हम स्वीकार करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर उसमें कुछ मीडियम स्केल वाले जो व्यापारी हैं उनको वापस नौकरी में आना लगे या अपना व्यापार परिवर्तन करना पड़े। लेकिन ये परिवर्तन यहाँ पर आएगा और जो बड़े हैं वो और बड़े होते जाएंगे, और जो छोटे संस्थान हैं उनको थोड़ी दिक्कतें आएगी और वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये परिवर्तन अभी मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये हमें चुनौती समझ के लेना चाहिए। और जो छोटे व्यापारी हैं वो जो जीएसटी आने के बाद से ही तकलीफ में हैं, उन्हें धीरे धीरे इस व्यापार से या तो निकल जाना पड़ेगा या उनको जो बड़े वाले व्यापार कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल है, चैट में भी है, तो 6-15 तक चलाते हैं, लीजिए। रितेश जी सुराना। जय जिनेंद्र, संजय अंकल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो सुराना 101 करके जो आपका टॉलेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके पीछे की आपकी जो कल्पना क्या थी और ये कब तक आप डिलीवर कर दोगे, और क्या इसका थोड़ा सा बता पाएंगे तो बेटर रहेगा। सुराना 101 जो हमारा रिंग रोड पर टेक्सटाइल मार्केट के पास में आ रहा है, वो निश्चित तौर से रिंग रोड का सबसे हाईएस्ट हाइट वाला टावर है, और ये मैं समझता हूँ कि 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। 21 के अंत तक हम उसकी डिलीवरी दिवाली के आसपास तक हम उसको कर पाएंगे, ऐसी 99% मुझे उम्मीद है। अभी तक जो हमने टारगेट लिया है वैसा होता आया है। इस बार हमने टारगेट ये इसके वजह से 6 महीना बढ़ाया है। हमें अप्रैल 2021 तक की इसकी आशा थी कंप्लीट होने की, लेकिन अभी हम समझते हैं कि दिवाली 2021 तक हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये अपने आप में एक बेमिसाल प्रोजेक्ट होगा। इसमें लिफ्टें भी हैं, वो जो हाई स्पीड की लिफ्टें लगाई है हमने, और जो एलिवेशन भी करने वाले हैं वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के कुछ सूरत में जैसे एंट्री करते हैं तो ये प्रोजेक्ट है, तो सूरत की शान बने इस तरह का हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट सुराना 101 के नाम से जाना जा रहा है। भगवती जी जैन। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए आप। हाँ, जय जिनेंद्र। संजय जी, मैं मुंबई वसई से हूँ, और मेरा ये प्रश्न था कि इलेक्ट्रिक और लाइटिंग का मार्केट जो है पूरा डिपेंड कर रहा है, और आपने अभी बताया था कि चाइना का माल को यूज हम अगर भारतवासी नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, हम इंडिया के मैन्युफैक्चर हुए माल को ही भले ही वो महंगा पड़े वो यूज करें। मगर इलेक्ट्रिक और लाइटिंग मार्केट से जुड़े हुए बिजनेसमैन जो है उनका भविष्य क्या हो सकता है, जरा बताएंगे। देखिए कि इलेक्ट्रिक और लाइट में एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, और वो मार्केट भी आने वाले समय में इंडिया में पूरा का पूरा जो शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए कि हमारे कंस्ट्रक्शन में टाइल्स का जो मार्केट था वो कभी चाइना हुआ करता था, जो आज इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड मार्केट को। तो टाइल्स में जो है वो हम
आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह चाइना में जो रिप्लेसमेंट आता है, चाइना की क्वालिटी से जो लोग परेशान हैं, तो जब अभी आने वाले समय में मैं समझता हूं कि इंडिया एक इसका बहुत बड़ा हब हो जाएगा और इलेक्ट्रिक में बहुत आगे ये बढ़ेगा। ऐसा है क्वेश्चन अंकित जी सुराना का, वो प्लाईवुड के लिए पूछ रहे हैं, पोस्ट कोविड क्या उसका भविष्य है, क्या स्कोप है? प्लाईवुड का भी आने वाले समय में बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी 1-2 साल जब तक टफ है तब तक प्लाईवुड में थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन आने वाले समय में प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, इनका बहुत अच्छा भविष्य रहेगा। और यहाँ पर हमारा 2021 से अंत तक हम समझते हैं कि हमारा रियल एस्टेट भी पूरा जोर पकड़ लेगा और इंडस्ट्रियां सब पहले चल रही है उससे भी बेहतर चलने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड निकलेगी और प्लाईवुड का भविष्य आगे अच्छा ही। विजय कुमार जी मेहता। हाँ जी, बनते जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ विजय कुमार जी आप बोलिए। हाँ, अभी जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने कहा कि संजय जी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और मुस्कुराते रहते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हुए ही आज तक इनके चेहरे पे मुस्कान कैसे है, इसका राज बताएं। सभी जानना चाहते हैं इनफैक्ट। मैंने बताया कि जिंदगी में चुनौतियां तो आती है, लेकिन ये बिजनेस का पार्ट है। चुनौतियों से अगर हम हार जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या हमारी गति धीरे हो जाएगी। तो जो चुनौतियों को भी अपने हंसकर अगर स्वीकार कर लें तो हमारी जो काम करने की गति है उसमें कभी बाधा नहीं आएगी। अगर हमारे पास सुबह कोई तकलीफ आती है, अगर हम उसको शाम तक को उससे निकल जाएं, या कोई तकलीफ, बड़ी तकलीफ आती है तो उसमें समय से निकल जाएं और उसे भूल जाएं, वो उसी में बेहतर है। अगर हमारे चेहरे की मुस्कान जाएगी तो उसका इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर आएगा, स्वास्थ्य पर आएगा तो स्वास्थ्य पर आने से उस व्यापार में आएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको हम चुनौती समझकर स्वीकार करें और हमेशा हंसते हुए उस चुनौती से हम जीतें। यही मैं सबको कहूंगा कि हर चुनौती से लड़ना सीखे और उसे जीत में बदले। 6:15 तक आप सवाल लीजिए, 6:11 हुआ है। हाँ, तो बस एक विनोद चंद्र जी बोरदिया। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी साहब, जय जिनेंद्र। जिस प्रकार रियल एस्टेट में सिटी का बहुत ही डेवलप हो रहा है, तो अभी पीएम प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से सोचते हैं कि विलेज का भी उतना ही डेवलप होना चाहिए, तो क्या ऐसे कोई प्रोजेक्ट विलेजेस एरिया में लगाए जा सकते हैं कि जिसके द्वारा विलेज का भी अच्छी तरह से डेवलप हो सके? मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले समय में विलेजेस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लोग धीरे धीरे शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। तो शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और विलेज की धीरे धीरे कम हो रही हैं। गांव में वही आदमी अधिकांश रह गए हैं जिनके माँ पिताजी बुजुर्ग हैं, या उन्हें गांव में वो खेती कर रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं। तो गांव में बहुत ज्यादा संभावनाएं मुझे नहीं दिखती है। हाँ, गांव में अगर किसी को व्यापार करना है तो वो उस क्षेत्र का है और वहां पर क्या डिमांड है उसी हिसाब से बना सकता है, और इससे ज्यादा गांव में संभावनाएं मुझे नहीं दिखती। अब ये लास्ट लेती हूँ। लीजिए, लास्ट बोलिए। हाँ, लक्ष्मीलाल जी बाफना। हमारे महासभा के उपाध्यक्ष महोदय लक्ष्मीलाल जी बाफना। प्रणाम। आदरणीय हमारी माता के कर्मठ अध्यक्ष सुरेश जी साहब को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबे समय से आप ये जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और कोई भी मीटिंग आप छोड़ नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन। और विनोद जी भाई साहब और कविता जी पूरा हैंडल कर रहे हैं, उनको भी खूब खूब धन्यवाद। और हमारे संजय जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनका सबसे बड़ा जो बिजनेस का कारण है, उनमें कमिटमेंट और समय, टाइम पर जो भी है वो काम देना और क्वालिटी, इन तीन चीज के लिए पूरे सूरत में उनका नाम बना हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट वो करते हैं तो उनका सबसे पहले सक्सेस जाने का काम यही होता है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो स्लेब चल रही है,
उसका डेवलप कैसे होगा, क्योंकि हम तो परेशान हैं इससे। तो इसमें तेजी आएगी या नहीं आएगी, या क्या पोजीशन है? देखिए 2016 में जब से डीमोनेटाइजिंग आया उसके बाद से सूरत में पहली बार ऐसा हुआ है, सूरत हमेशा आगे ही बढ़ता रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि सूरत में पैरेलल 2 इकोनॉमी चलती थी, कैश और चेक दोनों की इकोनॉमी बराबर रूप से चलती थी। लेकिन जीएसटी और डीमोनेटाइजिंग आने के कारण सूरत में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आया और अभी कोविड के कारण भी इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन चूंकि सूरत में व्यापार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, टेक्सटाइल और डायमंड दोनों के लिए ये इंडिया का सारा टेक्सटाइल और वर्ल्ड का 80 से 85% डायमंड का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। और भी यहाँ पर नई इंडस्ट्रियां आ रही है, आगे फार्मा इंडस्ट्रीज भी इसके नजदीक के क्षेत्रों में जैसे डेवलप हो रही है, तो यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेट्स भी आगे आएंगे। तो सूरत में संभावनाएं अभी 1-1.5 साल के लिए मैंने बताया कि 2021 के मध्य तक थोड़ा तकलीफ रहेगा, लेकिन अभी तो आपने देखा होगा कि यहाँ के सारे बिल्डर्स में भी थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आने वाले समय में जो रह जाएंगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे आगे, और मल्टीनेशनल कंपनियां भी यहाँ पर आएगी, तो आगे का भविष्य अच्छा ही रहेगा। आप इस बिजनेस से जुड़े हैं, आपका स्टील का व्यवसाय है, आप एक स्टील के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, तो आपका ये फियर होना उचित है। लेकिन आने वाला समय हमें 1-1.5 साल की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी, उसके बाद का समय मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय आएगा और सूरत उसी रफ्तार से वापस दौड़ेगा और उसी तरह से जिस तरह से पहले दौड़ता आया है उससे भी तेज गति से दौड़ेगा। हाँ, तो ये थे हमारे आज के अतिथि, सफलता के सूत्रधार के एक और शख्सियत भाई श्री संजय जी सुराणा। हमने इनसे जाना कि मेहनत और मेहनत, यदि कर्तव्य निष्ठता के साथ, व्यवसायिक सूझबूझ के साथ व्यक्ति मेहनत करे, अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखे और अपने कार्य में यदि फोकस करे तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। मैं कहना चाहूंगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं हुआ करते। आप मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए और निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे, ऐसा बताया हमारे आज के शख्सियत श्रीमान संजय जी सुराणा ने। और कल हम लेके आ रहे हैं हमारे तेरापंथ धर्म संघ के एक अद्वितीय व्यक्तित्व, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यवसायिक जीवन में तो सफलताएं हासिल की ही, बल्कि हर क्षेत्र में सफलताएं हासिल की। श्रीमान कन्हैया लाल जी जैन पटावरी, केएलजे ग्रुप, श्रीमान कन्हैया लाल जी जैन पटावरी हमारे धर्म संघ के जाने माने व्यक्तित्व है और आप सब उनसे चिर परिचित हैं। लेकिन ये जो चिर परिचित होने की यात्रा उन्होंने तय की है, उसमें उन्होंने क्या सीखा और उनके सूत्रों से हम क्या सीख पाएंगे, निश्चित रूप से कल आप जुड़े। श्रीमान कन्हैया लाल जी जैन पटावरी कल हमारे साथ में उपस्थित होंगे। हमारे सफलता के सूत्रधार में एक और महनीय सफल व्यक्तित्व। और तेरापंथ नेटवर्क ऐप को आप डाउनलोड करें। तेरापंथ कार्ड यदि आपने अभी तक नहीं बनाया हो तो निश्चित रूप से बना लें। आपके परिचित ने तेरापंथ कार्ड यदि अभी तक नहीं बनाया हो तो उनको भी आप प्रेरणा दें कि वो भी बना लें। और आपके फोन पे तेरापंथ ऐप होनी चाहिए। तेरापंथ ऐप के जो लाभ हैं उसको आप निरंतर उठाएं, समाज के साथ जुड़े हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और बाहर वालों को सबको स्वस्थ रखें। लॉकडाउन का ये जो समय आपको मिला है उसको परम श्रद्धेय आचार्य परवर की उपासना में अपने घर में रहते हुए बिताएं। कल परम श्रद्धेय आचार्य परवर का जन्मोत्सव है। हम सब चाहते थे कि हम परम श्रद्धेय आचार्य परवर की सन्निधि में उपस्थित होकर के उनके जन्मोत्सव को मनाएं, लेकिन शायद प्रकृति को इस बार ऐसा मंजूर नहीं है। और जैसा कि परम श्रद्धेय आचार्य परवर ने भी स्वयं संदेश दिया है कि हम अपने घर में रहते हुए ही जो उन्होंने श्लोक बताए हैं उनकी आराधना करें, अपने हृदय से उपासना करते हुए परम श्रद्धेय आचार्य परवर के कोट दिवाली और आज करें, ऐसी हम प्रार्थना करें और अपने घर से हम उपासना करें। इसी के साथ कल फिर मिलते हैं 5 बजे श्रीमान कन्हैया लाल जी जैन पटावरी के साथ। ओम अरहम। एक आपके महासभा को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सफलता का सूत्र जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इस समय में जब लोगों को एक मोटिवेशन की दरकार थी, ये प्रोग्राम शुरू करके
जो उन्होंने किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने महासभा के से 2 बार महामंत्री रह चुके और विनोद जी को जो हमारे समाज के रजत शर्मा हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक सूरत से आपके लिए मैसेज है मानिक चंद जी बैद का। आज की मीटिंग काफी सकारात्मक रही। एक सुझाव है सूरत की यंग जनरेशन को समय समय पर मार्गदर्शन देवें, ये निवेदन भी है उनका। और अब मैं आभार ज्ञापन, अब हमारे महासभा के महामंत्री महोदय यहाँ उपस्थित है तो मैं चाहूंगी कि आभार ज्ञापन श्री रमेश जी सुतरिया निवेदन। भाई श्री रमेश जी सुतरिया। धन्यवाद कविता जी, दायित्व वैसे आपका है, नहीं आपने मुझे दिया, धन्यवाद। आभार मैं किन शब्दों में कहूँ, आज की जिस रूप में आपने भाई साहब ने मार्गदर्शन दिया था और मैं कुछ बिंदु नोट कर रहा था, वास्तव में इन बिंदुओं को अगर अपने जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूँ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भाई संजय जी जिस रूप में कार्य कर रहे हैं ये हमारे सबके लिए बहुत बहुत गौरव का विषय है। और जैसा कि एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही आज कि भाई तेरापंथ धर्म संघ के रजत शर्मा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाई विनोद जी बात रखने में और बात निकलवाने में बहुत एक्सपर्ट है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज भाई संजय जी से उन्होंने निकलवाई जो हम अपने जीवन में उतार सकें। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि दोनों शख्सियत महासभा से जुड़ी हुई है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और ये जो एक कार्यक्रम चालू किया गया है तेरापंथ नेटवर्क के माध्यम से, मेरे पास इतने फोन आ चुके हैं, भाई साहब हमारा कल का एपिसोड कहाँ मिलेगा, हमारे पास परसों का एपिसोड कहाँ मिलेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, ये सारे एपिसोड आपको तेरापंथ नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भाई संजय जी के प्रति विशेष साधुवाद जिन्होंने बहुत सारी चीजें आज युवा वर्ग को और हमारे उद्यमियों को सिखाई, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आभार हमारे ऊर्जावान पूर्व महामंत्री भाई विनोद जी के प्रति भी, जिन्होंने बहुत सही तरीके से चीजों को परोसने का प्रयास किया। आभार कविता जी के प्रति, विकास जी बुगलिया के प्रति और महासभा के पदाधिकारियों के प्रति। ये तो हमारा दायित्व है, हम आप सबसे जुड़े हुए हैं, सबके प्रति बहुत बहुत आभार। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और अपने समय का सदुपयोग धर्म संघ की गतिविधि में लगाते रहें। ओम अरहम।